अंततः आजमगढ़ में मुस्लिम वोटों में सेंधमारी होते ही बीजेपी 2009 की सियासत को दोहराने में सफल हो ही गई। सीबी न्यूज चैनल ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि मुस्लिम वोटों में सेंधमारी हुई तो बीजेपी का कमल आजमगढ़ में दोबारा खिल सकता है, और वही सच भी हो गया। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ बसपा के पूर्व विधायक शाह आलम जमाली के बीच शुरू में त्रिकोणीय मुकाबला ही मानी जा रही थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर बसपा के गुड्डू जमाली ने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की तो आजमगढ़ में दूसरी बार बीजेपी का कमल खिलने की राह आसान हो सकती है। अगर सेंधमारी नहीं हुई और विधानसभा की तरह सपा के साथ मुस्लिम वोट रह गए तो साइकिल की भी राह आसान हो सकती है। आजमगढ़ की सियासत पर अब तक समाजवादियों का ही अधिकतर कब्जा रहा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी समाजवादी नेता रमाकांत यादव का इस सीट पर तो 4 चुनावों में कब्जा रहा है। यह अलग बात है कि वह तीनों पार्टियों सपा, बसपा और बीजेपी से भी सीट को जीत चुके हैं, लेकिन अब यह सीट सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से मुलायम सिंह यादव ने बड़ी जीत दर्ज की थी। 2019 में तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो 2.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। यूपी चुनाव 2022 के बाद जब अखिलेश यादव ने इस सीट को खाली किया तो माना गया कि वे अपने परिवार के किसी सदस्य को इस सीट से उम्मीदवार बनाएंगे, और ऐसा ही हुआ भी। आखिरी समय में अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया, जबकि बीजेपी ने दूसरी बार फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दांव लगाया और बसपा ने सपा के यमवाई समीकरण को बिगाड़ने के लिए मुस्लिम कार्ड खेलते हुए पूर्व विधायक शाह आलम जमाली को दांव पर लगा दिया था। बसपा के शाह आलम जमाली के साथ पार्टी का कोई भी स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के दौरान नहीं आया था। वो अकेले ही लोकसभा चुनाव में बसपा के हारे हुए ये दांव और सपा के वोट बैंक मुस्लिम मतों के भरोसे चुनाव मैदान में जंग मारने की दावा करते रहे। बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ की इस बार नैया पार लगाने के लिए भोजपुरी कलाकार से लेकर सीएम योगी और प्रदेश के मंत्री तक ने ताकत झोंक दी थी। इधर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए भी सपा के स्टार प्रचारकों में ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा चौहान, संजय सिंह चौहान, अबू वासिम आजमी अपने अपने समाज के लोगों को जोड़ने में लगे थे। साथ ही आजमगढ़ के सभी 10 विधायक भी पूरी ताकत से जुटे थे। आजम खां भी मुस्लिम बहुल इलाकों में समझा गए थे कि बीजेपी राज में उनको कितना प्रताड़ना सहना पड़ रहा है। वे दोनों हाथ से उठा करके धर्मेंद्र यादव के लिए मुस्लिम वोटों से वोट की गुहार लगाई थी। इन सबके बाद भी आजमगढ़ के मुस्लिम मतों में सेंधमारी कर बसपा के शाह आलम जमाली भले ही चुनाव हार गए, मगर अपने साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव के गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाने में मददगार साबित हो गए। सपा के धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ में मतगणना के दौरान जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। दोनों प्रत्याशी आगे पीछे होते रहे। 13वें चक्री गणना तक तो सपा के धर्मेंद्र यादव ही 10,000 वोटों से आगे रहे। इसके बाद बीजेपी में बढ़त बनानी शुरू की तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। अंत में बीजेपी के दिनेश लाल यादव सपा के किले को ध्वस्त कर 2009 के बीजेपी के इतिहास को दोहराने में सफल हो गए। 2009 के समय में बसपा के अकबर अहमद डंपी ने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर बीजेपी से रमाकांत यादव को कमल खिलाने का मौका दिया था, और इस बार उसी तर्ज पर बसपा के गुड्डू जमाली भी मुस्लिम वोटों में जबरदस्त सेंधमारी कर बीजेपी का दोबारा कमल खिलाने का मौका दे गए। लगभग 8,000 से अधिक वोटों से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ उपचुनाव को जीत गए। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,12,432 वोट मिले, जबकि समाजवादी प्रत्याशी के धर्मेंद्र यादव को 3,03,837 वोट मिले। वहीं बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली को तो 2,66,106 मतों पर संतोष करना पड़ा। लगभग 66,000 वोटों से हार चुके गुड्डू जमाली का अब क्या कहना है, यह सुनिए। अच्छा परफॉर्म किया लेकिन आपकी जीत नहीं हुई। आपके परफॉर्मेंस के पीछे क्या फैक्टर है? भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं इंक्लूडिंग माई पार्टी, मेरा संगठन, हम लोग पूरे जी जान से चुनाव लड़े, पूरी ताकत से। मैं खुद 10 से 15 किलोमीटर डेली पैदल चलता था इस धूप में। हमने बहुत कोशिश किया और मैं ये कॉन्फिडेंट था कि हम ये चुनाव जीत लेंगे। और ऐसा नहीं है, हमारे वोट भी बढ़े, सब बढ़ा, वो तो आपके सामने भी डाटा आ जाएगा। लेकिन जो जीत का आंकड़ा था वहाँ हम नहीं पहुँच सके, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसका शुक्रगुजार हूँ मैं। और यही उम्मीद करूँगा कि जो जीत के जाए वो कम से कम इस एरिया के प्रति ईमानदार रहे,
जो पहले हुआ वो अब ना हो। Has your performance contributed to the Samajwadi Party's loss here? No, I was fighting for my own win. I was not supporting it. You see, I am not a dummy candidate. यही तो आप लोगों की मिथ्या है ना, यही मीडिया भाई फैलाते हैं। ये आप लोगों की मेहरबानी है। शाह आलम से ज्यादा इस जमीन पर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं है। ये जो जितने लोग लड़ रहे थे, इनके पास बहुत बड़ा सब कुछ सपोर्ट था। हम लोगों के पास क्या था? सर, माइनॉरिटी को इधर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा उनकी हार बीजेपी और बसपा के बीच समझौते के चलते हुई। कवर करो ना। और चुनाव की हार का मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ये तय हो रहा था। मैंने चुनाव के दौरान भी कहा, जैसा नहीं चुनाव की हार के बाद मैं कह रहा हूँ, मैंने चुनाव के दौरान हर मंच हर माइक से कहा, आप सबके बीच भी कहा कि गठबंधन चल रहा है और इन दोनों में गठबंधन का केवल उद्देश्य था किसी तरह समाजवादी पार्टी हारे। समाजवादी पार्टी चुनाव हार सकती है, एक समाजवादी पार्टी हिम्मत नहीं हारेगी। ये हिम्मत हमारे नेताओं ने नेताजी ने समाजवादी कार्यकर्ताओं में कूट कूट के भरे हैं, कूट कूट के भरे हैं। आपके भाई हैं अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, कहा जा रहा है कि अगर वो यहाँ पे आते तो शायद इम्पैक्ट कुछ और होता। मैं कह सकता हूँ एक पार्टी प्रेसिडेंट के नाते, बड़े भाई के नाते और उनके अपने क्षेत्र होने के नाते जो वो कर सकते थे वो कर रहे थे। एक बहुत सारी चीज़ें मीडिया में बताने की नहीं होती, महसूस करने की होती है। ये मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, आजमगढ़ के एक व्यक्ति जानता है जो हमारे पार्टी के अभियान चुनाव अभियान में शामिल है। आखिरी सवाल लेता हूं, गुड्डू जमाली का चुनाव लड़ना और इतने वोट पाना क्या आपकी हार का मुख्य कारण बना? मैंने कहा गुड्डू जमाली कोई चीज़ नहीं है, ना मैं कल मानता था ना आज मानता हूँ। ये बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गुप्त समझौता जो कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में ओपन हो चुका है। बहन जी में अगर हिम्मत और हैसियत थी, मैं हिम्मत और हैसियत के वर्ड की बात कर रहा हूँ, तो आजमगढ़ की वोटिंग से पहले इस सवाल इस जो समर्थन दिया है उन्होंने देती हूँ। आजमगढ़ के लोग बताते हैं, मुस्लिम वोट में बिखरा हुआ है, आजमगढ़ के लोग बताते हैं। अब इससे ज़्यादा उससे क्या करवा सकते हैं भैया। अब देखिए बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत पर जश्न का माहौल और उत्साही कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। आजमगढ़ भाजपा का गढ़ है। पहले कहा जाता था कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है। माननीय योगी जी ने 37 साल बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनकर एक किला ध्वस्त किया और दूसरा ये जो एक मायावी तिलिस्म पूरे समाजवादी पार्टी का फैला हुआ था ये भी खत्म हो गया और आजमगढ़ अब आज से भाजपा का गढ़ कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ भाजपा का गढ़। ऐसे में मुख्यमंत्री जी का कहना है आर्यमगढ़, कहना है आर्यमगढ़। आजमगढ़ का नया नाम अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तो कहे थे आजमगढ़ नहीं आर्यमगढ़, तो क्या लगता है कि अब आर्यमगढ़ हो जाएगा? आज से आर्यमगढ़ हो गया, खत्म हो जाएगा, आजमगढ़ खत्म। मैं आदर्श मिश्रा हरियापुर संगीत घराने से। आजमगढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने नए सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आजमगढ़ को एक ऐतिहासिक जीत मिली है और जैसा कि लोग कह रहे थे कलाकारों के बारे में कि नचनिया पदनिया ना जीत पाइए नहीं कर पाइए उस कर पाइए, एक नचनिया पदनिया एक कलाकार ने वो करके दिखा दिया जो अभी तक किसी ने नहीं किया। ऐसे में आजमगढ़ के कलाकारों में क्या माहौल है? कलाकारों का ये माहौल है कि सारे कलाकारों का बहुत काफ़ी उत्साह बढ़ा हुआ है और हमारे निरहुआ जी ने कहा भी है कि वो आजमगढ़ में घर बनाएंगे और साथ ही साथ हरियरपुर, हम लोग का जो हरियरपुर संगीत घराना है वहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि वहाँ पे घर बनाएंगे। साथ साथ अपने फेसबुक आईडी से भी डाला है कि हरियरपुर में हम घर बनाएंगे और यहीं पे रहेंगे और यहाँ का विकास करेंगे आजमगढ़ का। 1.5 साल का मौका, फिर 1.5 साल बाद चुनाव होने वाला है। ऐसे में 1.5 साल में आप दिनेश लाल यादव और निरहुआ से क्या उम्मीद रखते हैं? हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जो 40 साल में नहीं हुआ वो 1.5 साल में निरहुआ जी करके दिखाएंगे। पूजनीय प्रधानमंत्री जी
और पूजनीय मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं न कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है। एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है वैसे आजमगढ़ का भी होगा, और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। लगातार मानना है कि सांसद जी का आवास भी आजमगढ़ जनपद में होगा। 100% होगा, आजमगढ़ में ही होगा। और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा, आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूं वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान वो सब आजमगढ़ के हैं। तो मैं आजमगढ़ में ही रहूँगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। और जी दिनेश जी, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी राजनीति में क्या जरूरत है, क्या जवाब देना चाहेंगे आज? नहीं, मैं उनको जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जनता ने उनको जवाब दे दिया है और हम लोग तो बस अब जनता के सेवक बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। उनको जैसे जनता ने जवाब दिया है उनको जवाब मिल गया है। जी, थैंक यू।